वेलकम बैक एनी फैन। तो आज मैं काइजू नंबर 8 के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ्का घायल होने के बाद भी हार मानना नहीं चाहता था, तो उसकी हेल्प के लिए रेनो काफ्का के पास आता है और वो दोनों अपने अलग ही अंदाज में काइजूस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ किकोरू इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो बड़े ही आसानी से सभी छोटे काइजूस को अकेले ही मार देती है और आखिर में किकोरू मेन काइजू को ढूंढकर उसे मार देती है, जिससे ये एग्जाम खत्म हो जाती है। कैप्टन मीना और होशिना किकोरू की काबिलियत देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और किकोरू शिनोमिया की फादर ही एक काइजू हंटर कमांडो है, तो इसीलिए किकोरू का इतना पावरफुल होना तो बनता ही है। दूसरी तरफ किकोरू मन में ही अपने फादर से पूछती है कि क्या उसने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट किया, और वो वापस जाने वाली होती है। लेकिन तभी किकोरू के पीछे एक और काइजू आता है। किकोरू को एहसास हो गया था कि उसके पीछे एक काइजू है, लेकिन वो इससे कंफ्यूज थी कि एग्जाम तो अब खत्म हो चुका है, तो ये काइजू कहाँ से आया। लेकिन तभी वो काइजू किकोरू के चेस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे किकोरू घायल हो जाती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं काइजूस को देखते हैं जो कि पहले मर चुके थे, लेकिन अब वो फिर से खुद को रीजेनरेट कर रहे थे। तभी हम किकोरू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक में थी, क्योंकि ये काइजू इंसानों की तरह बात कर सकता था। और फिर वो काइजू किकोरू के ऊपर फिर से अपना बुलेट फायर करता है, जिससे किकोरू और घायल हो जाती है। दूसरी तरफ मीना और होशिना को भी एग्जाम ग्राउंड के सिचुएशन के बारे में पता चल गया था, और जो काइजूस एग्जाम हॉल में मरे थे वो सभी काइजूस अब पहले से दुगने ताकतवर हो गए थे, और इन काइजूस को संभालना एग्जामिनर्स की बस की बात नहीं। तो कैप्टन मीना और होशिना एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ने के लिए रेडी होते हैं, और सभी एग्जामिनर्स को एग्जाम हॉल से निकलने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी तरफ किकोरू काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा थी, क्योंकि उसने अपने सूट की पावर की हेल्प से अपना खून का बहना रोक दिया था। तभी किकोरू को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे किकोरू के फादर किकोरू से कहते हैं कि उसे अपनी एक परफेक्ट बेटी चाहिए, और किकोरू भी अपने मन में सोचती है कि जब तक यहाँ पर डिफेंस फोर्स नहीं आ जाती वो तब तक इस काइजू से लड़ेगी। लेकिन वो काइजू शिनोमिया को मार के और भी ज्यादा घायल कर देता है, और अब शिनोमिया लड़ने की हालत पर नहीं थी, और वो अपने मन में ही अपने फादर से कहती है कि वो उसे माफ कर दे। किकोरू उसके फादर के चाहतों पर खड़ा उतर नहीं पाई, वो परफेक्ट नहीं बन पाई, और वो काइजू किकोरू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं काफ्का किकोरू के सामने आ जाता है और किकोरू से कहता है कि किकोरू ने बहुत अच्छा किया। किकोरू को समझ नहीं आ रहा था कि काफ्का यहाँ कर क्या रहा है, और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं काफ्का काइजू में ट्रांसफॉर्म होके उस ब्लास्ट को रोक लेता है। काफ्का फिर किकोरू से कहता है कि किकोरू ने बहुत अच्छा किया, किकोरू के वजह से ही सभी एग्जामिनर्स यहाँ से निकल पाए। दूसरी तरफ रेनो काफ्का को ढूंढ रहा था, और फिर वो समझ जाता है कि काफ्का किकोरू को बचाने के लिए गया है, और अगर काफ्का ने अपना रूप काइजू में ट्रांसफॉर्म कर लिया तो उसकी तो खैर नहीं। किकोरू काफ्का को काइजू में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन काफ्का किकोरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब बातें डिफेंस फोर्स और किसी को नहीं बताए, नहीं तो काफ्का की तो खैर नहीं। और फिर वो काइजू इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन काफ्का अपने पूरे एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी की बदलाव होती है, और होनोमी मीना और होशिना को इसके बारे में बताती है। वो कहती है कि एग्जाम हॉल पर एक नया काइजू दिखाई दिया है, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 है। होशिना ये सुनकर हैरान था, क्योंकि अगर 9.8 फोर्टिट्यूड लेवल सच में उस काइजू का हुआ तो वो अब तक का सबसे ताकतवर काइजू है। फिर काफ्का अपनी पूरी ताकत से उस काइजू के ऊपर अटैक करता है, और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो काइजू खुद को रीजेनरेट नहीं कर पाता। और फिर काफ्का किकोरू के पास आता है और किकोरू से कहता है कि वो खुद को ऐसे मुश्किल हालातों में ना डाले। और फिर वहाँ पर रेनो भी आ जाता है, और काफ्का को अपनी काइजू वाला पावर किकोरू के सामने रिवील करने के लिए गाली देने लगता है। किकोरू को कुछ समझ नहीं आता, और वो थकान के मारे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डिफेंस फोर्स भी यहाँ पर पहुंच जाती है, और इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन होशिना को इस बात पर डाउट था कि किकोरू चाहे जितनी भी पावरफुल हो, लेकिन क्या सच में किकोरू ने इस काइजू को मारा है, या फिर इस केस में भी काइजू नंबर 8 का हाथ है। और नेक्स्ट सीन में काफ्का और रेनो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, और क्योंकि किकोरू काफी घायल थी तो उसे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तभी होशिना अपने डाउट क्लियर करने के लिए किकोरू के पास आता है, और किकोरू से पूछता है कि क्या उसने ही उस काइजू को मारा था। तो किकोरू उसके जवाब में बोलती है कि उसी ने उस काइजू को मारा है। किकोरू ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि किकोरू काफ्का का राज डिफेंस फोर्स के सामने खोलना नहीं चाहती थी। और नेक्स्ट सीन में हम उसी काइजू को देखते हैं जिसने किकोरू को घायल किया था, और वो काइजू इंसानों की तरह बोल ही नहीं बल्कि इंसानों का रूप भी ले सकता था, और ये काइजू भी क्लिनिक डिपार्टमेंट में काम करता है। अगले दिन काफ्का और रेनो के पास उनका रिजल्ट पहुंच चुका था, और अगर काफ्का रिजल्ट में पास हुआ तो वो तभी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर पाएगा। फिर काफ्का
काफका अपना लेटर खोलता है और वो फिर से अपने साइड में मीना को देखता है। और नेक्स्ट सीन में हम डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर पास हुए सभी एग्जामिनर्स आए थे और कैप्टन मीना किकोरू की तारीफ करती है क्योंकि किकोरू टॉप फर्स्ट कैंडिडेट में आती है। और मीना किकोरू को शुक्रिया कहती है क्योंकि किकोरू ने अपनी बुरी हालतों पर भी उस काइजू के साथ लड़ते हुए उसे मार गिराया था। ये सुनकर किकोरू थोड़ा निराश होती है क्योंकि असलियत में उस काइजू को मारने वाला किकोरू नहीं बल्कि काफका था। और तभी वहाँ पर काफका भी आ जाता है जो कि काफी लेट था और हमें पता चलता है काफका ने इस एग्जाम को पास कर लिया था। और हमें पता चलता है काफका पास नहीं करने वाला था क्योंकि काफका के पास लड़ने वाली कोई काबिलियत ही नहीं थी। लेकिन कैप्टन होशिना ने काफका को पास करवाने की रिक्वेस्ट की जिससे काफका पास हो गया। और उसके बाद कैप्टन मीना सभी के सामने अनाउंसमेंट करती है कि इस दुनिया में अब काफी खतरनाक काइजू आ रहे हैं और उन काइजूस को मारने का काम डिफेंस फोर्स का है, तो उन्हें इस काम को अंजाम देना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें उनकी जान ही क्यों न गंवाना पड़े। तभी काफका जोश में कैप्टन मीना को उसके नाम से बुला के कहता है कि वो हमेशा मीना के साथ रहेगा, जिसे सुनकर सभी हैरान होते हैं क्योंकि कैप्टन मीना को किसी ने अभी तक अपने नाम से नहीं बुलाया। ये सुनकर कैप्टन मीना काफका को पनिशमेंट में 100 पुशअप्स लगाने को बोलता है। लेकिन तभी कैप्टन होशिना अपने मन में सोचते हैं कि कैप्टन होशिना ने काफका को यूं ही पास नहीं किया। होशिना को काफका के ऊपर डाउट था क्योंकि जब एग्जाम हॉल में फोर्टिट्यूड 9.8 वाला काइजू दिखाई दिया था तो पूरे एग्जाम हॉल में काफका हिबिनो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन काफका किकोरू को अपने काइजू बनने का राज किकोरू को खोल के बता देता है और काफका सोच रहा था कि वो ये बात डिफेंस फोर्स को बता दे जिससे डिफेंस फोर्स काफका की चेकअप कर सके। लेकिन किकोरू बोलती है कि अगर काफका ने इसके बारे में डिफेंस फोर्स को बताया तो डिफेंस फोर्स काफका के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट करेगी। और वैसे भी काफका को काइजू नंबर 8 का दर्जा दिया गया है। जिस काइजू के नाम के साथ नंबर ऐड किया जाता है वो काइजू काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उस काइजू के बॉडी पार्ट्स से डिफेंस फोर्स अपना हथियार बनाती है। तो शायद डिफेंस फोर्स काफका के बॉडी के साथ भी ऐसा ही करे। ये सुनकर काफका काफी ज्यादा घबरा जाता है और शिनोमिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी से ना बोले। तो किकोरू शिनोमिया बोलती है कि वो ये किसी से नहीं बताएगी क्योंकि काफका ने किकोरू की जान बचाई है। लेकिन अगर किकोरू को जिस दिन ये पता चला कि काफका इंसानियत के खिलाफ चल रहा है तो किकोरू खुद काफका को मार देगी। और अगले दिन से सभी कैंडिडेट्स अपने ट्रेनिंग पे लग जाते हैं और वो सभी कैंडिडेट्स पहले से काफी ज्यादा फास्ट और ताकतवर हो चुके थे जिससे उनका रिलीज फोर्स भी बढ़ चुका था। और काफका भी बहुत मेहनत करने के बाद अपने रिलीज फोर्स को 0.1 से 1% तक ले आता है और किकोरू को सुनाने लगता है कि उसने अपना रिलीज फोर्स 1% कर लिया। इसे देखकर कैप्टन होशिना काफका से कहते हैं कि काफका अगर ऐसे ही करता रहा तो वो डिफेंस फोर्स में सिर्फ 3 महीने तक ही रह पाएगा, तो उसे डिफेंस फोर्स में रहने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और सभी कैंडिडेट्स हर दिन लगातार ट्रेनिंग करने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम काफका को देखते हैं जो देर रात तक जगा हुआ था और कैप्टन होशिना की कही गई बातों को याद कर रहा था कि अगर काफका ऐसे ही करता रहा तो उसे 3 महीने तक ही यहाँ पर रहने दिया जाएगा, तो काफका को और भी ज्यादा मेहनत करना होगा एक ऑफिसर बनने के लिए। तभी वहाँ पर कैप्टन होशिना आ जाता है और काफका से कहता है कि काफका इतनी मेहनत सिर्फ मीना के लिए कर रहा है ना। काफका परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने मीना के साथ एक वादा किया था कि वो दोनों मिलकर एक साथ इस दुनिया से काइजूस को मिटाएंगे। तो ये सुनकर होशिना कहते हैं तो क्या काफका कैप्टन होशिना की जगह लेना चाहता है और काफका को होशिना की जगह लेने के लिए कैप्टन होशिना से भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, जिससे काफका को और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। तभी वहाँ पर काइजू अलर्ट अलार्म बजता है और होशिना काफका से कहता है कि दिखाओ अब तुम क्या कर सकते हो। काइजू वार्निंग की आवाज सुनकर सभी अपना सूट पहनकर काइजू की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देरी में वो सभी काइजू के लोकेशन में पहुंच जाते हैं। और हम तभी देखते हैं ये काइजू बाकी सभी काइजू से काफी ज्यादा अलग था और ये काफी ज्यादा बड़ा भी था। और इस काइजू के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे योजू निकल के धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कैप्टन होशिना सभी को इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन मीना की टीम इस बड़े से काइजू को संभाल लेगी, इनको फिलहाल छोटे छोटे योजूस को निपटाना है। और ये सुनकर सभी अलग अलग ग्रुप्स में योजूस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब काफका इस सूट में खुद को और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि अब काफका का रिलीज फोर्स 1% हो गया था। फिर बाकी सीनियर्स योजूस को एक एक करके मारने में लगे थे, लेकिन अभी तक उनको योजू का वीक पॉइंट नहीं मिला और किकोरू बड़े ही आसानी से लगातार योजूस को मारती जा रही थी। लेकिन किकोरू को भी अभी तक इन योजूस का वीक पॉइंट नहीं मिला। किकोरू की ऐसी काबिलियत देखकर सीनियर्स भी किकोरू से हैरान होते हैं कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इतना काबिल कैसे हो सकता है। और बाकी सभी लगातार योजूस को मारने में अपनी पूरी पावर लगा रहे थे। सिर्फ काफका ही था जो अभी तक एक भी योजू को नहीं मार पाया, जिससे वो खुद को कोसने लगता है। लेकिन तभी काफका को एक आइडिया आता है और काफका एक मरे हुए योजू के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। सीनियर्स को समझ नहीं आ रहा था कि काफका कर क्या रहा है। फिर काफका कैप्टन होशिना को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि इन योजूस का वीक पॉइंट इनके गर्दन में है, जो कि इनका कोर है। अगर इनके कोर को खत्म कर दिया जाए तो ये योजू खुद ब खुद मर जाएंगे। और इनके बॉडी में कुछ रीजेनरेशन ऑर्गन्स भी है, जिन्हें खत्म करने के बाद ये खुद को रीजेनरेट नहीं कर पाएंगे। कैप्टन
होशिना ये सुनकर काफका से काफी इम्प्रेस होता है और काफका की तारीफ करता है और होनोमी ये जानकारी बाकी सभी को बता देती है। काफका इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो डिफेंस फोर्स के कुछ तो काम आया और वो मीना के साथ खड़े होने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। और तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है। काफका को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या है और फिर हम देखते हैं मीना एक बड़ा मिसाइल लेकर खड़ी होती है और एक ही बार में उस बड़े से काइजू का धज्जियां उड़ा देती है। फिर मीना अपने मन में कहती है कि देख लो काफका, ये है मेरी पावर। और हमें पता चलता है मीना की रिलीज फोर्स 96% होती है और वो एक आखिरी अटैक से उस काइजू को मार देती है। सभी मीना की ऐसी काबिलियत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर कैप्टन होशिना काफका के पास आता है और कहता है कि काफका जिसके साथ खड़े होने का सपना देख रहा है वो काफका से काफी ज्यादा ऊपर है। मीना काफका से हद से ज्यादा ताकतवर है। और तभी हमें पता चलता है कैप्टन होशिना कैप्टन मीना के जैसा लॉन्ग रेंज में फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो गन्स के मामले में इतना माहिर नहीं है। लेकिन फाइट अगर शॉर्ट रेंज की हो तो कैप्टन होशिना से कोई भी बच के नहीं जा सकता। और तभी होशिना के पीछे एक काइजू आ जाता है, लेकिन होशिना इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो उस काइजू को कब जाके कई हिस्सों में काट देता है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। और होशिना शॉर्ट रेंज फाइट में माहिर है तो वो इसीलिए ब्लेड्स का यूज करता है। और दूसरी तरफ हम रेनो और इहारू को देखते हैं जो कि योजुस को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर क्लिनिक डिपार्टमेंट का एक आदमी दिखाई देता है और वो दोनों इस आदमी को यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। और तभी हम देखते हैं ये आदमी वही होता है जो पिछली बार काइजू बन के यहाँ आया था। इहारू और रेनो इससे पहले कुछ समझ पाता तभी वो आदमी अपने उंगली से इहारू के ऊपर एक बुलेट शूट कर देता है जिससे इहारू घायल हो जाता है। और तभी वो आदमी अपने असली काइजू वाले रूप में आ जाता है। फिर रेनो बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इस काइजू ने इस एरिया को एक अलग डायमेंशन के साथ जोड़ दिया था जिससे नेटवर्क कनेक्शन टूट गई है। और वो रेनो के ऊपर भी एक बुलेट फायर कर देता है। रेनो इससे बचने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो घायल हो जाता है। फिर वो काइजू रेनो से कहता है कि क्या वो उसके अटैक्स को देख सकता है। फिर हम रेनो के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर किकोरू काफका और रेनो से कहती है कि अगर वो काइजू अटैक करने के लिए रेडी हो तो उन्हें उसके उंगली पर देखना होगा जिससे वो अटैक का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और वो काइजू फिर से रेनो के ऊपर अटैक करता है लेकिन रेनो इस बार बच जाता है और वो काइजू के ऊपर अपनी बंदूक से अटैक करता है लेकिन इससे उस काइजू का कुछ भी नहीं होता। फिर रेनो इहारू को यहाँ से जाने को बोलता है और डिफेंस फोर्स को इसकी खबर देने को बोलता है। रेनो फिर से उस काइजू से लड़ने लगता है और इहारू बैकअप के लिए भागता रहता है। और फिर वो काइजू रेनो के पास आ जाता है और रेनो के ऊपर अनगिनत फायर करने के लिए रेडी होता है। रेनो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है लेकिन तभी वहाँ पर इहारू आ जाता है और रेनो को बचा लेता है। फिर इहारू रेनो से कहता है कि अब इहारू रेनो को बचाएगा और इहारू ने पहले ही डिफेंस फोर्स तक एक मैसेज पहुंचा दिया था। फिर वो दोनों मिलकर काइजू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इहारू अपने एक बुलेट से उस काइजू के मूवमेंट को स्लो कर देता है लेकिन फिर भी वो काइजू इहारू के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इहारू इससे बच जाता है। फिर रेनो उस काइजू के ऊपर लगातार अटैक करता है लेकिन वो काइजू बहुत सारे योजू को अपने सामने लाकर खुद का एक सील बना देता है और वो काइजू रेनो को फिर से घायल कर देता है। दूसरी तरफ सभी ये बात समझ चुके थे कि यहाँ पर वो काइजू फिर से आ चुका है और फिर वो काइजू रेनो को मारने वाला होता है लेकिन इहारू उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर वो काइजू इहारू को भी फिर से घायल कर देता है और रेनो के ऊपर फिर से बुलेट फायर करने लगता है। इहारू अपने सामने रेनो को मरता हुआ देख बहुत ज्यादा अफसोस करता है और किसी को उनकी मदद करने के लिए पुकारने लगता है। और फिर वो काइजू इहारू को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे काफका आ जाता है और फिर काफका उस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है जिससे उस काइजू का सर धड़ से अलग हो जाता है। और फिर काफका रेनो के पास जाके उससे माफी मांगता है क्योंकि काफका ने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। फिर वो काइजू खुद को रीजेनरेट कर लेता है और काफका के ऊपर अपना बुलेट फायर कर देता है। इससे काफका भड़क जाता है लेकिन तभी वो काइजू काफका के ऊपर अनगिनत फायर करने के लिए रेडी होता है। ये देखकर इहारू हैरान हो जाता है और वो काइजू काफका के ऊपर फायर कर देता है लेकिन काफका अपनी एक दहाड़ से ही उसके सारे बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है। फिर काफका उस काइजू के सामने जाके उसे लगातार पंच मारता है। उस काइजू को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और वो सोचता है कि उसे यहाँ से भागने में ही भलाई है लेकिन काफका आके उस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी धज्जियां उड़ जाती है और उसका कोर भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर काफका उस काइजू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाती है। और दूसरी तरफ कैप्टन होशिना को भी काइजू नंबर 8 का खबर मिल चुका था और डिफेंस फोर्स के आने की वजह से उस काइजू को थोड़ा टाइम मिलता है जिससे वो खुद को रीजेनरेट कर लेता है और उन डिफेंस फोर्स के ऊपर अपना बुलेट फायर कर देता है लेकिन काफका आके उन दोनों को बचा लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो काइजू वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर काफका भी वहाँ से एक सुनसान जगह पर चला जाता है लेकिन तभी उसके पीछे कैप्टन होशिना आ जाता है और कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया काइजू नंबर 8। और वो अपना ब्लेड निकाल कर काफका के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन काफका इससे बच
फंस जाता है और काफका को याद आता है कि कैप्टन होशिना शॉर्ट रेंज फाइट में काफी ज्यादा फास्ट और माहिर है। और फिर कैप्टन होशिना अपना दोनों ब्लेड निकालकर अपने रिलीज फोर्स को रिलीज करते हैं, जो कि होता है 92%।